आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो पहली नज़र में शायद बहुत ही साधारण लगे। हाँ, साधारण पर अंदर से उतना ही जटिल। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें जीव विज्ञान के अध्ययन से जुड़े कुछ बेहद विस्तृत नोट्स, शोध लेख और वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल है। और ये पूरी सामग्री मुख्यतः मेंढक की शारीरिक रचना, उसकी आकार की और उसके जीवन चक्र पर केंद्रित है। सही कहा। तो हमारा आज का मिशन इस बात को डिकोड करना है कि कैसे प्रकृति ने एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले जीव के भीतर जीवित रहने का एक अत्यंत जटिल, सटीक और अचूक सिस्टम तैयार किया है। और हम अक्सर आसपास मौजूद इन छोटे जीवों को बहुत हल्के में लेते हैं, पर इन नोट्स को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि हम एक ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों सालों के विकास क्रम यानी एवोल्यूशन में खुद को हर तरह के माहौल में ढाल लिया है। एकदम। जैसे बहुकोशी के जीवों का जटिल शरीर केवल 4 प्रकार के मूलभूत ऊतकों यानी टिश्यू से बना होता है, जो मिलकर अंगों और अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। हम बड़ी मशीनों या इंसानी शरीर की तारीफ करते हैं, लेकिन एक मेंढक का आंतरिक सिस्टम किसी भी एडवांस सुपर कंप्यूटर या सर्वाइवल किट से कहीं ज्यादा उन्नत है। जबरदस्त। और इस चर्चा का मजा यही है कि ये किसी बायोलॉजी की उबाऊ क्लास जैसी बिल्कुल नहीं होगी। हम सीधा उन चमत्कारों पर बात करेंगे जो इस स्रोत सामग्री से निकल कर आते हैं। सही बात है, ये एक तरह से नए रहस्य खुलने जैसा होगा। हाँ, ये सीधा उस प्रजाति पर आते हैं जो इन नोट्स का मुख्य केंद्र है। भारत में पाया जाने वाला सबसे आम मेंढक, जिसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। राना टिग्रीना। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री में सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि मेंढक कभी पानी नहीं पीते। हाँ, ये सच में थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? वे अपनी त्वचा के माध्यम से ही पानी को सोख लेते हैं। मतलब एक ऐसा जीव जिसे प्यास बुझाने के लिए कभी मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, अगर उनकी त्वचा एक स्पंज की तरह काम करती है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने आसपास के वातावरण में मौजूद किसी भी जहरीले रसायन या प्रदूषण को भी सीधे सोख लेंगे? ये बहुत ही सटीक सवाल है, और यही कारण है कि वैज्ञानिक मेंढकों को इंडिकेटर स्पीशीज यानी संकेतक प्रजाति मानते हैं। अच्छा, इंडिकेटर स्पीशीज। हाँ, उनकी त्वचा बहुत ही परमिएबल होती है। राइट। अगर किसी तालाब या जंगल का पानी प्रदूषित हो रहा है तो सबसे पहले मेंढकों की आबादी पर असर पड़ता है। लेकिन विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो ये त्वचा उनके लिए एक वरदान है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि उनकी ये त्वचा उनके असमतापी या कोल्ड ब्लडेड होने की प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। कोल्ड ब्लडेड यानी उनके शरीर का अपना कोई निश्चित तापमान नहीं होता? एकदम सही। इंसानों की तरह उनका शरीर अंदर से गर्मी पैदा नहीं करता। जैसे जैसे उनके आसपास के वातावरण का तापमान बदलता है, उनके शरीर का तापमान भी उसी के अनुसार बदलता रहता है। तो ये तो ऊर्जा बचाने का एक बहुत बढ़िया तरीका हुआ। बिल्कुल। हम जैसे स्तनधारी जीव अपने शरीर का तापमान बनाए रखने में बहुत सारी कैलोरी खर्च करते हैं, जबकि मेंढक वो सारी ऊर्जा बचा लेते हैं। लेकिन बाहरी तापमान पर इस पूरी निर्भरता का एक बड़ा नुकसान भी तो होना चाहिए। मतलब अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए या भयंकर गर्मी हो तब तो उनका जीवित रहना लगभग असंभव हो जाना चाहिए। और यहीं पर उनका सर्वाइवल सिस्टम हरकत में आता है। अत्यधिक तापमान से बचने के लिए उन्होंने कुछ गजब की तरकीबें विकसित की हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वे शिकारियों से बचने के लिए छलावरण यानी कैमोफ्लाज और अनुकरण यानी मिमिक्री का इस्तेमाल करते हैं। घास में जाते ही उनका रंग आसपास के माहौल से घुल मिल जाता है। हाँ, वो हरे और पीले रंग का कैमोफ्लाज। सही कहा। लेकिन जब बात मौसम की मार से बचने की आती है तो वे सीधे जमीन के नीचे गहरी खाइयों या गड्ढों में चले जाते हैं। ओह! सर्दियों की इस लंबी अवस्था को शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं, और गर्मियों की अवस्था को ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन। इस दौरान वे अपने शरीर की सारी गतिविधियां, अपना मेटाबॉलिज्म लगभग शून्य पर ले आते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्लीप मोड में डाल दिया गया हो ताकि बैटरी कई महीनों तक चल सके। ये सर्वाइवल की एक शानदार रणनीति है। बिल्कुल। अब अगर इन नोट्स में दी गई उनकी बाहरी बनावट की ओर चलें तो वो भी एक बेहतरीन एरोडायनामिक और हाइड्रोडायनामिक डिजाइन का उदाहरण है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि मेंढक के शरीर में गर्दन और पूंछ होती ही नहीं है। हाँ, उनका शरीर सिर्फ सिर और धड़ में बटा होता है।
सही। और गर्दन का ना होना कोई कमी नहीं है, बल्कि जब वे लंबी छलांग लगाते हैं और जमीन पर गिरते हैं तो गर्दन ना होने के कारण उनके सर और रीढ़ की हड्डी पर झटके का असर नहीं होता। ये एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग डिजाइन है। शॉक एब्जॉर्बर का काम उनका पूरा शरीर मिलकर करता है। और अगर उनकी आंखों की बात करें तो वो भी कम दिलचस्प नहीं है। हाँ, वो बाहर की तरफ उभरी हुई आंखें। सही कहा। उनकी आंखें सिर के ऊपरी हिस्से पर बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, जिससे वे पानी के अंदर रहते हुए भी सतह के ऊपर देख सकते हैं। और इन आंखों को बचाने का तरीका तो और भी कमाल का है। पानी के अंदर देखने के लिए मेंढक के आंखों पर एक खास पारदर्शी झिल्ली आ जाती है, जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा गया है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रकृति ने उन्हें जन्म से ही इनबिल्ट स्विमिंग गॉगल्स पहनाकर भेजे हों। वे पानी के अंदर भी साफ देख सकते हैं और उनकी आंखें भी सुरक्षित रहती हैं। और इन गॉगल्स के साथ साथ उनके पास एक बेहतरीन सेंसर सिस्टम भी है। अगर ध्यान दिया जाए तो उनके पास इंसानों या अन्य जानवरों की तरह बाहर निकले हुए कान नहीं होते। हाँ, मैंने भी कभी किसी मेंढक के कान नहीं देखे। क्योंकि ध्वनि तरंगों को पकड़ने के लिए कान का पर्दा, जिसे टिम्पैनम कहते हैं, सीधे उनकी आंखों के ठीक पीछे त्वचा की बाहरी सतह पर ही मौजूद होता है। अच्छा। बाहरी कान ना होने से पानी में तैरते समय कोई रुकावट पैदा नहीं होती, और ये टिम्पैनम सिर्फ आवाज ही नहीं पकड़ता, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाहरी बनावट के मामले में उनके पैरों का डिजाइन भी बहुत कुछ कहता है। अगले पैरों में 4 उंगलियां होती हैं और पिछले पैरों में 5 उंगलियां। हाँ। और पिछले पैरों की उंगलियां एक झिल्ली से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल किसी गोताखोर के फ्लिपर्स की तरह, जो पानी में तैरते समय पतवार का काम करती हैं। और पिछले पैर काफी लंबे और मांसल होते हैं, जो उन्हें जमीन पर लंबी छलांग लगाने की ताकत देते हैं। और जब हम इस बाहरी बनावट का अध्ययन कर ही रहे हैं, तो हमें नर और मादा मेंढक के बीच के अंतर को भी समझना होगा। स्रोत सामग्री में इसे लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा गया है। हाँ, ये थोड़ा अलग विषय है। ये एक ऐसा विकासवादी कदम है जहां प्रजनन की सफलता के लिए प्रकृति ने नर और मादा को अलग-अलग विशेषताएं दी हैं। बिल्कुल। नर मेंढक को मादा से अलग पहचानने के कुछ बहुत स्पष्ट और रोचक तरीके हैं। बारिश के मौसम में जो तराने की तेज आवाजें आती हैं, वो असल में नर मेंढकों का अपनी तरफ ध्यान खींचने का तरीका है। सही बात है। नर मेंढकों के गले के पास आवाज निकालने वाले वोकल कोश या वोकल सैक्स होते हैं, जो स्पीकर के एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा उनके अगले पैर की पहली उंगली पर एक खास तरह का कॉप्युलेटरी पैड पाया जाता है, जो ब्रीडिंग के दौरान मादा को मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। ये दोनों ही चीजें मादा मेंढकों में नहीं होती। ये लैंगिक ध्रुवता ये दिखाती है कि कैसे जीव अपना वजूद बनाए रखने के लिए हर संभव शारीरिक बदलाव अपनाते हैं। बाहरी बनावट के इस शानदार डिजाइन के बाद अगर हम मेंढक की अंदरूनी दुनिया यानी उसकी एनाटॉमी में चलें, तो वहां जो रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो और भी ज्यादा चकित करने वाली हैं। तो चलिए उनके पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से इस अंदरूनी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। नोट्स के अनुसार मेंढक पूरी तरह से मांसाहारी यानी कार्निवोरस होते हैं। उनका मुख्य आहार कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल नियम सामने आता है। चूंकि वे मांसाहारी हैं, इसलिए उनकी आंत या इंटेस्टाइन की लंबाई बहुत छोटी होती है। शाकाहारी जीवों को पौधों के सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी आंतों की जरूरत होती है, लेकिन मांस को पचाना कम जटिल होता है, इसलिए इनका पाचन तंत्र बहुत ही कम्पैक्ट होता है। और उनके शिकार करने का तरीका भी उनके इस कम्पैक्ट डिजाइन का हिस्सा है। उनकी जीभ आगे से 2 भागों में बटी होती है, जिसे बाइलोब्ड कहा जाता है। ये जीभ मुंह के पिछले हिस्से की बजाय अगले हिस्से से जुड़ी होती है। जैसे ही कोई कीड़ा पास आता है। हाँ, ये जीभ बिजली की तेजी से बाहर निकलती है, शिकार को लपटती है और वापस मुंह में खींच लेती है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें, तो मेंढक का पाचन तंत्र किसी अत्यधिक कुशल केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। वो कैसे? भोजन पेट या आमाशय में पहुंचता है, जहां दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य पाचक रस निकलते हैं। इसके बाद यकृत या लिवर से पित्तरस और अग्नाशय या पैंक्रियास से अग्नाशयी रस आता है। ये सब मिलकर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह तोड़ देते हैं और पचा हुआ सारा भोजन आंतों के अंदर मौजूद छोटे छोटे उभारों द्वारा सोख लिया जाता है।
लेकिन इस पूरे पाचन तंत्र में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके शरीर का निकास द्वार। स्रोत में एक शब्द का बार बार जिक्र है, अवस्कार या क्लोएका। क्लोएका, हाँ। इंसानों या अन्य स्तनधारियों में पाचन का अपशिष्ट, मूत्र और प्रजनन कोशिकाएं शरीर से बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मेंढक के शरीर में ये तीनों चीजें एक ही चेंबर में आती हैं और एक ही द्वार से बाहर निकलती हैं। ये प्रकृति का अल्टीमेट स्पेस सेविंग डिजाइन है। बिल्कुल। क्लोएका का ये डिजाइन उन्हें शारीरिक रूप से हल्का और कुशल बनाए रखता है, जो एक ऐसे जीव के लिए जरूरी है जिसे तेजी से छलांग लगानी हो। अब अगर हम ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो बिना ऑक्सीजन के पाचन का कोई मतलब नहीं है। सही का। और मेंढक के सांस लेने की प्रक्रिया तो जीव विज्ञान के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। सांस लेने की प्रक्रिया वाकई जादू जैसी है। मेंढक जल और थल दोनों जगह सांस ले सकता है और इसके लिए वो दो अलग अलग प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। पानी के अंदर वे अपनी चिकनी नम त्वचा के जरिए पानी में घुली ऑक्सीजन को सीधे सोख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। हाँ, और जब वे जमीन पर होते हैं तो वे हमारी तरफ फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। जमीन पर उनकी नाक, मुंह की गुहा और फेफड़े मिलकर एक पंप की तरह काम करते हैं। और यहाँ इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। जब मेंढक अत्यधिक ठंड या गर्मी से बचने के लिए जमीन के बहुत नीचे हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चले जाते हैं, तब उनके फेफड़े पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। ये बहुत अजीब लगता है सुनकर, है ना? सोचिए, एक जीव महीनों तक जमीन के नीचे दफन है और उसके फेफड़े बंद हैं। उस लंबी निष्क्रियता के दौरान वो जिंदा रहने के लिए केवल अपनी त्वचा के माध्यम से ही सांस लेते हैं। उनके शरीर की जरूरतें इतनी कम हो जाती हैं कि त्वचा से रिसकर आने वाली थोड़ी सी ऑक्सीजन ही उनके जीवित रहने के लिए काफी होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ फेफड़े और त्वचा ही नहीं, शरीर के अंदर जो खून बह रहा है और जो हृदय उसे पंप कर रहा है, उसका आर्किटेक्चर भी हमारे सिस्टम से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। इंसानों का हृदय 4 कक्षों या चेम्बर्स में बटा होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे। इससे फायदा ये होता है कि ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध खून कभी आपस में नहीं मिलते। लेकिन नोट्स बताते हैं कि मेंढक का हृदय केवल 3 कक्षों वाला होता है, 2 आलिंद और सिर्फ 1 निलय। ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास लगता है। कोई भी सोच सकता है कि 3 कक्षों वाला हृदय तो एक कमी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित खून आपस में मिल जाता है। हाँ, लॉजिकली तो यही लगता है। लेकिन मेंढक के लिए कोई खामी नहीं है, क्योंकि वे अपनी त्वचा से भी ऑक्सीजन सीधे खून में मिला रहे होते हैं। इसलिए उनके हृदय में लौटने वाला जो अशुद्ध खून होता है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन रहित नहीं होता। उनका शरीर इस मिले हुए खून के साथ भी पूरी दक्षता से काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और रक्त की बात करें तो स्रोत सामग्री एक और बहुत बड़ा अंतर उजागर करती है। मेंढक की लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसीज का आकार अंडाकार होता है और उनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस मौजूद होता है। सही। जबकि हम स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जा सके। ये छोटे छोटे सेल्यूलर स्तर के अंतर दिखाते हैं कि विकास की प्रक्रिया ने अलग अलग प्रजातियों के लिए कितने अलग रास्ते चुने हैं। एकदम सही कहा। और खून को साफ करने का जिम्मा उनके उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम पर होता है। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। खून से अपशिष्ट को अलग करने के लिए उनके पास एक जोड़ी गहरे लाल रंग के गुर्दे होते हैं। हाँ। यहाँ नर और मादा की शारीरिक संरचना में एक बहुत ही स्पष्ट तकनीकी अंतर दिखाई देता है। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। नर मेंढक में गुर्दे से निकलने वाली मूत्रवाहिनी और शुक्राणुओं को ले जाने वाली जनन वाहिनी एक ही होती है। इसे मूत्र जनन वाहिनी या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं, जो सीधे क्लोएका में खुलती है। सही। लेकिन मादाओं में ऐसा नहीं होता। मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी और अंडों को ले जाने वाली अंडवाहिनी दोनों अलग अलग होती हैं। हालांकि अंत में ये दोनों भी उसी एक क्लोएका में ही जाकर खुलती हैं। इस पूरी जटिल मशीनरी, चाहे वो पाचन हो, श्वासन हो या उत्सर्जन, इन सबको एक साथ एक सिम्फनी की तरह चलाने के लिए एक बेहतरीन नियंत्रण कक्ष की जरूरत होती है, यानी उनका नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। और अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्रंथियां। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं का जाल शामिल है। उनका मस्तिष्क एक खास ब्रेन बॉक्स या कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है और 3 मुख्य हिस्सों में बटा होता है: अग्र,
मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। और इस मस्तिष्क से तंत्रिकाओं के 10 जोड़े निकलते हैं, जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक सीधे संकेत पहुंचाती हैं। सही। इसे अगर आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में समझें तो ये एक एज कंप्यूटिंग नेटवर्क की तरह है। मस्तिष्क को हर छोटे काम में दखल देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि तंत्रिकाओं का जाल और रीढ़ की हड्डी खुद ही कई त्वरित फैसले या रिफ्लेक्स एक्शंस ले लेते हैं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और इस नेटवर्क को रासायनिक रूप से सपोर्ट करती हैं उनकी एंडोक्राइन ग्रंथियां। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल जैसी ग्रंथियां लगातार हार्मोन छोड़ती रहती हैं। हाँ, इनका रोल बहुत बड़ा है। ये हार्मोन शरीर के हर अंग के काम को एक लय में बांधते हैं। उदाहरण के लिए, एक टैडपोल के मेंढक में बदलने की पूरी प्रक्रिया थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर ही निर्भर करती है। और टैडपोल का जिक्र आते ही हम इस जीव के जीवन चक्र और प्रजनन के उस जादुई हिस्से पर पहुंच जाते हैं जो सच में हैरान करने वाला है। प्रजनन के जो आंकड़े स्रोत में दिए गए हैं वे किसी को भी चौंका सकते हैं। एक मादा मेंढक एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इतनी बड़ी संख्या के पीछे सर्वाइवल की एक बहुत ही व्यवहारिक गणित काम करती है। मेंढकों में निषेचन या फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर पानी में होता है। बाहर पानी में? हाँ, नर और मादा पानी में एक साथ शुक्राणु और अंडे छोड़ते हैं। खुले पानी में अंडों को कई शिकारियों और खराब मौसम का खतरा होता है। इसीलिए प्रजाति को बनाए रखने के लिए ये आर सिलेक्शन रणनीति अपनाई जाती है, यानी हजारों अंडे दो ताकि उनमें से कम कुछ तो बचकर वयस्क बन सके। और अंडों से निकलने के बाद की कहानी भी कम नाटकीय नहीं है। अंडों से सीधे छोटे मेंढक बाहर नहीं आते, बल्कि वे एक लार्वा चरण से गुजरते हैं जिसे टैडपोल कहा जाता है। टैडपोल बिल्कुल मछली की तरह दिखते हैं। वे गिल्स से सांस लेते हैं और पूंछ के सहारे पानी में तैरते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे विकास का करोड़ों सालों का इतिहास एक ही जीवन काल में रिवाइंड हो रहा हो। धीरे धीरे उनमें काया पलट या मेटामॉर्फोसिस होता है, पूंछ गायब हो जाती है, फेफड़े विकसित होते हैं और वे एक वयस्क मेंढक में बदल जाते हैं। ये काया पलट जीव विज्ञान के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक है। लेकिन इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि हम एक मेंढक की शारीरिक रचना का इतना गहरा अध्ययन क्यों कर रहे हैं? इसकी प्रासंगिकता क्या है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। इसकी प्रासंगिकता सीधे हमारे अपने वजूद और पर्यावरण से जुड़ी है। इकोसिस्टम में मेंढक एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे मुख्यतः कीड़े मकोड़े खाते हैं। अगर मेंढकों की आबादी कम हो जाएगी तो मच्छरों और कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वे हमारी पूरी की पूरी फसलों को तबाह कर देंगे और कई बीमारियां फैल जाएंगी। ये तो एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा फूड चेन में वे एक ऐसा पुल हैं जो ऊर्जा को छोटे कीटों से लेकर बड़े शिकारियों जैसे सांप और पक्षियों तक पहुंचाते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में इस छोटे से जीव की भूमिका को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि आज के स्रोत सामग्री ने हमें दिखाया है कि एक ऐसा जीव जिसे आमतौर पर बारिश के मौसम में सिर्फ तर्राते हुए सुना जाता है, वो वास्तव में प्रकृति की बेहतरीन और सबसे कुशल कारीगरी का जीता जागता सबूत है। सही कहा। उसके शरीर के भीतर अंगों का जो उत्कृष्ट समन्वय है, चाहे वो पानी बचाने वाली त्वचा हो, बिना फेफड़ों के सांस लेने की कला हो या 3 कक्षों वाला हृदय हो, ये सब इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कितने शानदार और अनूठे समाधान खोजे हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। हमने देखा कि मेंढक अत्यधिक ठंड और गर्मी में अपने शरीर के हर गतिविधि, अपनी मेटाबॉलिक रेट को लगभग 0 पर लाकर हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चले जाते हैं। उस दौरान वो बिना फेफड़ों के सिर्फ त्वचा से सांस लेकर जिंदा रहते हैं। हाँ, जरा सोचिए, अगर इंसान कभी मेंढक के शरीर की इस पॉज बटन वाली तकनीक को पूरी तरह डिकोड कर ले तो भविष्य में इसके क्या क्या क्रांतिकारी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। या फिर क्या चिकित्सा विज्ञान में इसका इस्तेमाल उन गंभीर मरीजों के शरीर या अंगों को सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है जिन्हें तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन डोनर मिलने में समय लगता है। प्रकृति के पास ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो हमारी भविष्य की तकनीक और सर्वाइवल का आधार बन सकते हैं। बस हमें उन्हें थोड़ा और करीब से देखने और समझने की जरूरत है।
ये एक बेहद ही रोमांचक और दिमाग के दरवाजे खोल देने वाला विचार है। इंसान और अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य शायद किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि कीचड़ में सोए हुए एक मेंढक के जीव विज्ञान में छिपा हो सकता है। और इसी अद्भुत विचार के साथ आज की इस खास चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के ऐसे ही नए और हैरान करने वाले स्रोतों के साथ फिर से किसी नए विषय की गहराई में उतरने के लिए तैयार रहिएगा। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और प्रकृति के इन बेमिसाल अजूबों पर अपनी नज़र बनाए रखिए।